हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग यकीन ना कर पाएँ, मगर ये वाक़या सच में हुआ है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो खुद से मुतल्लिक या किसी से भी, तो आप इसे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट पे ये कहानी काफ़ी मशहूर है। ये कुवैत की एक मशहूर सिंगर से रिलेटेड है। इस वाक़ये के कई गवाह थे, पुलिस रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। इस इंसिडेंट के बाद उस औरत ने सिंगिंग बिल्कुल छोड़ दी, और जब आप सुनेंगे कि उसके साथ क्या हुआ था तो आप समझ जाएंगे कि उसने दोबारा कभी परफॉर्म क्यों नहीं किया। तो लाइट्स ऑफ कर लें, रिलैक्स करें और अपने हेडफोन्स अपने कानों में लगा लें, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ उस रात के बारे में जब नौरा और उसकी बैंड ने एक ऐसी शादी में परफॉर्म किया जो शायद होनी ही नहीं चाहिए थी। ये वाक़या असल में 1997 में कुवैत में एक सिंगर नौरा अल्तकाका के साथ पेश आया, और मुझे पता है कि हर कोई यही कहता है कि उसकी गोस्ट स्टोरी असली है, लेकिन ये वाक़या थोड़ा मुख्तलिफ है। नौरा उस वक्त काफ़ी मशहूर थी, उसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त थी और उसकी एक वेडिंग बैंड थी जो ऑलमोस्ट हर बड़ी शादी के लिए फर्स्ट चॉइस होती थी। मिडिल ईस्ट में वेडिंग सिंगर्स को भी अपनी जगह रॉक स्टार्स जैसा स्टेटस मिलता है। अब इस वाक़ये की शुरुआत होती है एक नॉर्मल सी गर्मियों की शाम में, जब नौरा को एक मिस्टीरियस कॉल आती है। नौरा अभी एक और वेडिंग परफॉर्मेंस करके घर लौटी ही थी, थकी हुई थी कि उसके लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजती है। याद रहे ये 1997 था। उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स आम नहीं थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स थे। फ़ोन की दूसरी तरफ उसे एक औरत की आवाज़ आती है जो बहुत फॉर्मल और पुरानी अरबिक बोल रही थी। ये पहली अजीब बात थी, लेकिन नौरा ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कुछ पुरानी और रिवायती फैमिलीज़ अभी भी इसी तरह बात करती थी। उस औरत ने कहा कि उसकी बेटी की शादी है और उसने सुना है कि नौरा सबसे बेहतरीन सिंगर है। क्या वो और उसकी बैंड उसकी बेटी की शादी में परफॉर्म कर सकते हैं? नौरा ने अपना स्केड्यूल चेक किया, डेट खाली थी। फिर बात पैसों पर आई। औरत ने अच्छी पेमेंट की ऑफ़र की और आधी रकम एडवांस में देने का कहा, जैसे आम तौर पर होता है। फिर उसने एड्रेस बताया और यहीं से बात थोड़ी अजीब होनी शुरू हुई। लोकेशन शहर से काफ़ी दूर थी। उस औरत ने कहा कि एक बंदा वाटर टावर पर उनका इंतज़ार करेगा जो उन्हें आगे गाइड कर देगा। ये बिल्कुल भी इतना अजीब नहीं था। उस दौर में कई अमीर फैमिलीज होटल्स के बजाय अपने घर पर शादियां करती थी, खासकर वो पुरानी रिच फैमिलीज जिनकी वेल्थ ऑयल से पहले पर्ल्स और ट्रेड से आई थी। उनके शहर से बाहर बहुत बड़े बड़े स्टेट्स होते थे जहां वो प्राइवेट सेलिब्रेशंस करते थे। इसलिए नौरा ने ज़्यादा नहीं सोचा। 2 दिन बाद पैसे आ गए, कैश एक लिफाफे में, बिना किसी रिटर्न एड्रेस के। थोड़ा अनयूजुअल था, लेकिन कुछ फैमिलीज प्राइवेसी के मामले में अजीब होती हैं। नौरा और उसकी बैंड ने रूटीन वेडिंग सॉन्ग्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो ट्रेडिशनल खलीजी गाने जो कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूएई की शादियों का हिस्सा होते हैं। नौरा का बैंड एक फुल फीमेल बैंड था जिसमें वो 5 मेंबर्स थी। लैला ऊद बजाती थी, ये मिडिल ईस्टर्न गिटार जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, और बाकी की 3 मेंबर्स मरियम, फातिमा और सारा थी, और हसन उनका इक्विपमेंट हैंडल करता था। ये लोग कई सालों से साथ परफॉर्म कर रहे थे और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। अब ये बैंड कोई रॉक स्टार बैंड टाइप नहीं था जिसमें बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हों। ये बैंड एक ट्रेडिशनल बैंड था और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी ट्रेडिशनल ही यूज़ होते थे। और फिर शादी का दिन आ गया। 2 गाड़ियों में सामान लोड किया गया। मगरिब से थोड़ा पहले वो लोग इस सफ़र पर निकल पड़े। शहर आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया और फिर सिर्फ रेगिस्तान दिखने लगा। वाटर टावर बिल्कुल उसी जगह था
जहां बताया गया था, और वहां एक आदमी खड़ा था ट्रेडिशनल कुवैती ड्रेस पहने हुए। उसने इशारा किया कि उसके पीछे आए और एक पुरानी मर्सिडीज में बैठ गया जो 70s की लग रही थी, मगर फिर भी बिल्कुल ब्रांड न्यू दिख रही थी। वो लोग मेन रोड से उतर गए और रेगिस्तान में चल पड़े। नीचे सिर्फ रेत ही रेत थी। लैला जो नौरा के साथ बैठी थी बेचैन हो गई। उसने कहा, ये जगह बहुत ज़्यादा दूर है। तो नौरा ने जवाब दिया कि अमीर लोग स्पेस पसंद करते हैं, लेकिन सच ये था कि नौरा का खुद का दिल भी घबरा रहा था। अंधेरे में लगभग आधा घंटा रेगिस्तान में ड्राइव करने के बाद अचानक एक बहुत बड़ी हवेली सामने आ गई, पुराने कुवैती स्टाइल की, विंड टावर्स और कोर्टयार्ड्स के साथ, लेकिन इंतहाई बड़ी। हवेली की हर खिड़की रोशनी से जगमगा रही थी और लग रहा था जैसे बिल्कुल ठीक तरह मेंटेन की गई हो। वो आदमी मर्सिडीज के साथ पीछे से घूमकर गायब हो गया। एक पुरानी तर्ज की नकाबी औरत ने उनका घर से बाहर निकलकर इस्तकबाल किया और नौरा को गले लगाया। नौरा को महसूस हुआ कि उसका जिस्म बेहद तपता हुआ था। उसका लिबास भी कुछ अजीब सी तर्ज का था। वो इन्हें अंदर ले गई जहाँ हर तरफ पर्शियन कार्पेट्स, ब्रास लैंटर्न्स, खजूर और अरबिक कॉफ़ी से भरे कमरे थे। हर जगह बखूर की तेज़ खुशबू थी। वो औरत उन्हें एक रूम में ले गई और कुछ देर आराम करने का कहा। उस औरत ने कहा, दुल्हन आधी रात को आएगी 10:30 पर, और आप अपना शो 10:30 पर शुरू करें। और फिर वो गायब हो गई। नौरा ने उस औरत को उसकी आवाज़ से पहचाना। वो वही थी जिसने इसे कॉल की थी। 10 बजे के बाद नौरा अपने बैंड के साथ तैयार होकर उस कोर्टयार्ड में पहुंची जहां उन्हें परफॉर्म करना था। तकरीबन 10:30 पर मेहमान आना शुरू हुए, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो एंटर हो रहे हैं, बल्कि अचानक से ज़ाहिर हो जाते थे। औरतों और मर्दों का लिबास कुछ अजीब तरह का था और 20 मिनट के अंदर अंदर ही कोर्टयार्ड 300 से ज़्यादा लोगों से भर चुका था। नौरा ने अपने बैंड के साथ गाना शुरू किया और साथ ही डांस शुरू हुआ। लोग बहुत जोश में थे, लेकिन उनकी हरकतें अजीब सी थीं, पर थीं एक जैसी और बेहद स्मूथ थी। 11:30 तक ये चीज़ वाज़िया हो गई कि उनका डांस बिल्कुल इंसानी नहीं लग रहा था। वो बिना रुके, बिना सांस लिए एक ही पैटर्न में घूम रहे थे। फिर एक औरत आगे बढ़ती है और नौरा के हाथ में पैसे रखती है। उसकी जिल्द इंतहाई गर्म थी, बुखार जैसी नहीं, बल्कि बिल्कुल उस तरह जैसे धूप में रखी हुई लोहे की चीज़, और सख्त चमड़े जैसी, बिल्कुल भी इंसानी जिल्द जैसी नहीं। वो औरत बहुत ज़्यादा सफ़ेद दांतों के साथ मुस्कुराई और दोबारा नाचने लगी। नौरा ने दूसरे कोने पर बैठी फातिमा की तरफ देखा। उसकी बैकअप सिंगर का रंग मेकअप के बावजूद पीला पड़ चुका था और उसके हाथ माइक पर कांप रहे थे। उसने भी महसूस किया था जब किसी ने उसे हाथ लगाया था। नौरा ने सिर्फ हल्की सी गर्दन हिलाई। रिएक्ट मत करो, परफॉर्म करती रहो। और बस वो परफॉर्म करते रहे। रात खिंचती चली गई। आधी रात आई और गुजर गई। ना कोई दूल्हा दिखा, ना कोई दुल्हन, लेकिन लोग बस नाचते रहे और ज़्यादा दीवानावार, ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड होते दिखाई दिए। नौरा का गला खुश्क हो रहा था, लेकिन वो गाती रही। उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग उस वक्त काम आ रही थी जब उसके सीने में खौफ भर चुका था और उसकी साथी भी बस मशीन की तरह उसका साथ दे रही थी। नौरा का जबड़ा इतना कस चुका था कि दुखने लगा था, लेकिन वो रुकी नहीं। और फिर आधी रात के बाद किसी वक्त, नौरा को याद नहीं कि एग्जैक्टली कब, सब कुछ बदल गया। वो एक गाने के दरमियान थी जब उसने कुछ नोटिस किया। पहले उसे लगा कि लोबान का धुआं ज़्यादा गहरा हो गया है, जिसकी वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर उसने बिल्कुल साफ देखा, और काश कि वो ना देखती। उन मेहमानों की टांगें अब पूरी तरह इंसानी नहीं रही थी। उनकी टांगों का खात्मा खुर जैसे पाँव पर होता था, काले रंग के,
बकरी या भेड़ के पाँव जैसे और जानवरों वाली रवानी के साथ हिलते हुए। उनके हाथ जब वो नाचते हुए हवा में उठाते, लंबे और पतली उंगलियों वाले थे जो आगे से नोकदार होती जा रही थी। नाखून सींग जैसे चमक रहे थे, लेकिन उनके चेहरे अभी भी इंसानी थे। और यही सबसे ज़्यादा खौफनाक बात थी, इंसानी चेहरे जो मुस्कुराते हंसते हुए थे उन जिस्मों पर जो आहिस्ता आहिस्ता गैर इंसानी होते जा रहे थे, लेकिन वो बस नाचते जा रहे थे। बैंड मेंबर सारा की आवाज़ ये देखकर बिल्कुल टूट गई। उसने गाना बंद कर दिया। वो बस मुंह खोल कर रह गई, जम सी गई। हसन का चेहरा स्याही माइल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बेहोश हो जाएगा। सिर्फ नौरा और उसकी 3 साथी ही परफॉर्म करती रहीं। सिर्फ मसल मेमोरी और परफॉर्मेंस डिसिप्लिन जो उनके खौफ पर हावी हो चुकी थी। जो चीज़ें नाच रही थीं, नौरा अब उन्हें इंसान नहीं समझ सकती थी। उन नाचने वालों को तो इस बात की परवाह ही नहीं थी कि बैंड बुरी तरह घबरा चुका है। वो और ज़ोर से नाचने लगे। उनकी हरकतें बिल्कुल वाज़िया तौर पर गैर इंसानी होती जा रही थीं, इसलिए नौरा गाती रही। आवाज़ कांप रही थी, आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे और उसका मेकअप बिगाड़ रहे थे। बाकी सब भी बजाते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे बस खुद को संभाले हुए हैं। उनके लिए वक्त का एहसास ख़त्म हो गया था। हर गाना घंटों पर मुश्तमिल लग रहा था। नौरा बस गाए जा रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि वो चीखे ना, भागे ना, बस खुद को कंपोस्ट किए रखे। और फिर शायद ये 3 या उसके बाद का वक्त था, आज़ान से पहले का, जब वहाँ की हर एक रोशनी यकदम बुझ गई और मुकम्मल अंधेरा हो गया। बिल्कुल वैसे जैसे गहरी रेगिस्तान की रेत होती है। ना स्ट्रीट लाइट्स, ना कोई रोशनी, ना चांद। उस वक्त नौरा वाकई अपना हाथ भी अपने चेहरे के सामने नहीं देख सकती थी। म्यूज़िक रुक गया था, लेकिन किसी ने रुकने का फैसला नहीं किया था। उनके हाथ बस अंधेरा होते ही सुन्न होकर गिर गए थे और म्यूज़िक के बंद होने के साथ ही खामोशी आ गई थी। मुकम्मल गैर फितरी खामोशी। न सांस की आवाज़, न कदम, सिर्फ कपड़ों की हल्की सरसराहट। जो कोर्टयार्ड चंद सेकंड्स पहले कई 100 नाचती शक्लों से भरा हुआ था, अब बिल्कुल गैर मुमकिन तौर पर साकित हो चुका था। टेम्परेचर अचानक बहुत ज़्यादा गिर गया। अगस्त की गर्मी में पसीना बह रहा था, लेकिन अचानक वो पसीना बर्फ़ जैसा ठंडा महसूस होने लगा। नौरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांस भी धुंध की शक्ल में उसके मुंह से निकल रही हो। उसके हाथों के नीचे माइक्रोफोन पर बर्फ़ जमने लगी। यल्ला यल्ला, लैला की आवाज़ खामोशी को चीर गई, दहशत से भरी हुई। यल्ला का मतलब होता है चलो या जल्दी करो। अरबी में ये तब चिल्लाया जाता है जब फ़ौरन हरकत करनी हो। और ये सुनते ही वो सब भाग पड़े। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, साज, पर्सेस, जूते, सब कुछ। बस अंधेरे में अंधाधुन भागते चले गए। नौरा की हील्स कारपेट में अटक गईं। उसने उन्हें उतार कर फेंका और नंगे पांव भागती रही उन कॉरिडोर्स में जो गैर मुमकिन तौर पर मुड़ते और लंबे होते जा रहे थे। अंधेरे में वो हवेली बेहद बड़ी लग रही थी, जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा। कॉरिडोर्स बढ़ते जा रहे थे, कमरे दूसरे कमरों में खुलते जा रहे थे, ऐसी तरतीब में जो बिल्कुल समझ से बाहर थी। और फिर अचानक से वो बाहर थे, खुले रेगिस्तान में। वही रेगिस्तान जो आते वक्त इतना खौफनाक लग रहा था, अब निजात जैसा महसूस हो रहा था। खुली जगह, सितारे, दूर उन्हें कुवैत शहर की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। उन्हें घर का रास्ता दिख रहा था। वो जल्दी से अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़े, कांपते हाथों से चाबियां ढूंढते हुए। दोनों इंजन स्टार्ट हो गए। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और वो बिना हेडलाइट्स ऑन किए रेगिस्तान में ड्राइव कर गए। वो वहाँ एक लम्हा रुकने से भी डर रहे थे और पीछे मुड़कर देखने से भी डर रहे थे।
چاندنی کے سہارے راستہ ڈھونڈتے رہے جب تک وہ مین روڈ پر نہیں پہنچ گئے۔ وہ تب تک نہیں رکے جب تک دوبارہ وہ واٹر ٹاور نظر نہیں آ گیا۔ پھر صبح کے اجالے کے ساتھ شہر سے باہر ایک پیٹرول پمپ پر رکے۔ فلورسنٹ لائٹس کے نیچے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، چہرے آنسوؤں سے بھرے، میک اپ پھیلا ہوا، ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، آنکھوں میں وحشت بسی ہوئی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، کہنے کو تھا ہی کیا۔ اگلے دن نورا پولیس کے پاس گئی۔ انہوں نے اطمینان سے سب سنا۔ اس نے ریگستان کی حویلی کا واقعہ سنایا، لیکن جب اس نے ایڈریس دینے کی کوشش کی تب چیزیں واقعی عجیب ہو گئیں۔ ایک آفیسر ان کے ساتھ وہاں تک گیا۔ وہ واٹر ٹاور بھی وہاں تھا، ریگستان میں جاتا راستہ بھی تھا، یہاں تک کہ وہ ریت پر ٹائر کے نشان بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن وہاں کوئی عالیشان حویلی نہیں تھی۔ جہاں رات میں وہ عظیم گھر کھڑا تھا وہاں صرف ایک کھنڈر تھا، بالکل ٹوٹا پھوٹا۔ آفیسر نے اس پر ایک شرمندہ سی نظر ڈالی اور کہا، شاید گرمی کی تھکن، سٹریس، یا کسی نے مذاق میں اسے یہاں تک لے جا کر چھوڑ دیا ہو۔ لیکن نورا جانتی تھی اس نے کیا دیکھا تھا، اور وہ ان سب نے دیکھا تھا۔ اسی لیے اس واقعے کے بعد وہ لائبریری گئی اور پرانے ریکارڈز میں پراپرٹی رجسٹریز ڈھونڈنے لگی، اور آخرکار پرانی فائلز میں اسے وہ مل گیا۔ اسی ڈسکرپشن والی ایک حویلی کبھی وہاں موجود تھی، لیکن وہ حویلی 1987 میں چھوڑ دی گئی تھی، بالکل 10 سال پہلے نورا کی پرفارمنس سے۔ اگلے ہفتوں میں نورا نے اس عورت سے رابطہ کرنا چاہا جس نے اسے ہائر کیا تھا، لیکن نمبر بند تھا۔ کوریئر کمپنی کے پاس پیسے ڈیلیور کرنے کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے پورا واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ اور نورا، اس نے کبھی دوبارہ پرفارم نہیں کیا۔ وہ صرف 35 سال کی تھی اور اپنے کریئر کے عروج پر تھی۔ جب لوگ پوچھتے کہ اچانک ریٹائرمنٹ کیوں لی تو وہ کبھی واضح جواب نہ دیتی۔ جو لوگ اسے اچھی طرح جانتے تھے وہ سمجھ گئے تھے کچھ بہت بڑا ہوا ہے، مگر کسی نے زیادہ زور نہیں دیا، لیکن کہانی پھیل ہی گئی۔ کویت میں ایسی کہانیاں ہمیشہ پھیل جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی جگہ ہے، سب بات کرتے ہیں۔ یہ افواہوں میں بدلتی چلی گئی، ہر دفعہ زیادہ رنگین، ایک نیا اضافہ، اور کم یقین کے قابل ہوتی چلی گئی۔ کچھ کہتے تھے شادی میں بھوت تھے، کچھ کہتے یہ سب جھوٹ تھا، لیکن جو لوگ نورا کو جانتے تھے، جو اس کی آنکھوں میں وہ ہمیشہ رہنے والی وحشت دیکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ایسی مخلوق جنہیں اسموکلیس فائر سے پیدا کیا گیا ہے، جو ہمارے ساتھ ایک دوسری ڈائمنشن میں رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں وارن کیا جاتا ہے ان سے انٹریکٹ کرنے کے بارے میں، کیونکہ یہ مخلوق غصے کی بڑی تیز ہوتی ہے، اور جس طرح سے انسانوں کی فیملیز ہوتی ہیں، جنات کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، شاید تعداد میں تو ہم سے بھی زیادہ۔ وہ شادی کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مگر رہتے وہ اپنے طریقے سے ہیں اور مختلف شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں ہمیشہ محتاط رہنے کا کہا گیا ہے۔ شاید اسی لیے اپنے خوف کے باوجود کانٹریکٹ پورا کر کے اور پرفارم کرتے رہ کر نورا نے انجانے میں یہ قوانین فالو کر لیے، اس لیے وہ اور اس کا بینڈ زندہ واپس جانے دیے گئے۔ کویت کے ریگستان بہت راز اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو صدیوں سے ان زمینوں پر چلتے آئے ہیں یہ بات جانتے ہیں۔ کبھی کبھی بزرگ کہتے ہیں کہ ہم ہی صرف جشن نہیں منا رہے ہوتے ریگستان کی رات میں، کبھی جن بھی اپنی شادیاں کرتے ہیں، اور اگر وہ میوزیشنز کو بلاتے ہیں تو انہیں انٹرٹین کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور اب نورا یہ بات جانتی ہے۔ وہ کویت شہر میں اپنی فیملی کے ساتھ خاموشی سے رہتی ہے، اب پرفارم نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی اپنے گھر والوں کے لیے گنگنا ضرور لیتی ہے۔ وہ کبھی اس طرف ڈرائیو نہیں کرتی جس طرف وہ حویلی یا مینشن ہے، اور انجان نمبر سے کبھی فون ریسیو نہیں کرتی، لیکن ہر روز وہ مغرب کے بعد دروازے بند کر لیتی ہے اور صبح تک بخور جلاتی رہتی ہے۔
اور دعا کرتی ہے کہ جو چیز بھی اس خالی ریگستانی جگہ پر ناچ رہی تھی وہ اس سنگر کو بھول چکی ہو جس نے کبھی اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ان کے لیے پرفارم کیا تھا۔ کچھ دعوتیں کبھی قبول نہیں کرنی چاہیے اور کچھ پرفارمنسز ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ کہانی انٹرنیٹ پر کافی مشہور ہے، اس کے مختلف ورژنز بھی ہیں، لیکن بنیادی بات ایک ہی رہتی ہے، جو بھی وہ چیزیں تھیں وہ انسان نہیں تھیں، اور اگر سوچا جائے تو یہ بات بہت زیادہ کریپی ہے۔ اس لیے اگلی دفعہ اگر آپ کو بھی کہیں کوئی ایسی آفر ملے تو پہلے کچھ ایکسٹرا سوال ضرور پوچھ لینا، اور اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ سامنے والا کچھ زیادہ ہی غیر انسانی ہے تو اپنی انسٹنکٹ پر یقین کرنا اور پلٹ کر مت دیکھنا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل سکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین بائے بائے۔